A very good morning, everyone. So we are here to the new premises and भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम लोग पढ़ रहे थे. अभी तक हमारे 13th लेक्चर हो चुके हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के. Today is the 14th lecture of भारतीय साक्ष्य अधिनियम and I am very happy to announce that कि हमारे more than 10 students ने अपने यहाँ से मेंस क्लियर किया है. It was around 30 students batch and almost 10 students के लगभग ने यहाँ से क्या निकाला है सर? मेंस क्लियर किया है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट. हमारे 2 बच्चे थे जिन्होंने जेलो निकाला था, ऋषि और एक वो मैडम कौन थी जो जेलो के इंटरव्यू के लिए आया करती थी मेरे पास, उनका भी मेंस हो गया है. ठीक है ना. चंचल और ऋषि दोनों का भी मेंस हो गया है. तो ये बहुत खुशी की बात है कि अपने यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. दे आर डूइंग ग्रेट वर्क. लेट्स सी क्या होता है आगे. चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर. लास्ट क्लास में मैंने आपको शायद आरुषि और तलवार वाला केस बताए थे और आई वॉज टॉकिंग अबाउट सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस और मैं उसकी बात कर रहा था कि लास्ट सीन थ्योरी क्या होती है. एक केस है पलविंदर कौर. देयर इज ए केस, इसका नाम है पलविंदर कौर. उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट वाज द फैक्ट्स ऑफ पलविंदर कौर, एंड पलविंदर कौर में क्या बोला गया, क्या कहा गया, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. पलविंदर कौर के फैक्ट्स भी मैं आपको बताता हूँ. पलविंदर कौर हम पढ़ेंगे कन्फेशन के केस में, लेकिन पलविंदर का कौर के फैक्ट्स पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके भी कुछ ऐसे केस थे. देखिए पलविंदर कौर के ऊपर क्या चार्ज थे. केस का नाम है, केस का नाम लिखवा देता हूँ आपको. केस का नाम है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. अब पलविंदर कौर के केस में क्या होता है वो सुनिएगा. मैं कन्फेशन के ऊपर इस केस को डिटेल में डिस्कस करूंगा. व्हेन आई विल डिस्कस कन्फेशन, मैं इसको बहुत डिटेल में जाके डिस्कस करूंगा. बट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ओनली टेकिंग द पासिंग रेफरेंस ऑफ पलविंदर कौर, जिससे आप समझ सके कि लास्ट सीन थ्योरी क्या होती है. ऐसा था सर. इसके फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि पलविंदर कौर के ऊपर ट्रायल चल रहा था और पलविंदर कौर के ट्रायल में क्या था कि पलविंदर कौर हैज किल्ड हर हस्बैंड. उसने अपने पति की हत्या की है. उसके ऊपर उसका ट्रायल था कि उसने अपने हस्बैंड को मार दिया है. ठीक है. और हस्बैंड की बॉडी जो रिकवर होती है वो एक कुएं से रिकवर होती है. कहाँ से? एक कुआं होता है गांव में, अपने कुआं देखा है आप लोगों ने. एक कुएं से उसकी बॉडी रिकवर होती है. पोस्टमार्टम ये रिवील करता है कि जो डेथ हुई है वो पॉइजनिंग के थ्रू हुई है. किसके थ्रू हुई है? जहर देके पलविंदर कौर को मारा गया है. पॉइजनिंग के थ्रू ही उसकी डेथ कोज हुई है. जो समझ में आई कि पॉइजनिंग हुई, उसकी वजह से उसकी डेथ कोज हुई. और उसने बोला कि उसके जो हस्बैंड थे वो एक फोटोग्राफर थे. कौन थे हस्बैंड? एक फोटोग्राफर थे. फोटोग्राफर के पास क्या होता है? फोटोग्राफर के पास पॉइजन होता है. पहले क्या था, जब फोटोज क्लिक करते थे तो फोटोज के नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना पड़ता था फोटोज को. जैसे आपने देखा होगा रील वाले कैमरे आते थे जिसमें रील लगती थी लंबी. उन रील वाले कैमरे से जब फोटोज को आप निकलाते थे तो उसमें एक पॉइजन यूज होता था. ठीक है. और जो डेवलपिंग मटेरियल होता था, जो फोटो को डेवलप करता था, वो एक तरह से पॉइजन होता था. ठीक है. और ऐसा हुआ एक दिन वो बताती है पलविंदर कौर, सर मेरे पति बीमार थे तो उनको मेडिसिन लेनी थी, लेकिन उन्होंने गलती से उसी सॉल्यूशन को यूज कर लिया जिस सॉल्यूशन से वो फोटो क्लियर करने के लिए यूज करते थे. ठीक है. और लिक्विड डेवलपर उसके हस्बैंड ने ले लिया बाय मिस्टेक, सोलो कर लिया और वो मर गए. लेकिन उसको ये डर था कि कहीं मैं ना फंस जाऊं, इसलिए उसने क्या किया, बॉडी को डंप कर दिया किसी कुएं के अंदर. उसको क्या डर लगा कि इसके जो डेथ का जो पूरा गिल्ट है वो मेरे ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा. तो वो क्या करती है पलविंदर कौर, इस केस के अंदर बॉडी को कुएं के अंदर डंप कर देती है. ऐसा कुछ कन्फेशन दिया उन्होंने. अब कन्फेशन में 2 पार्ट्स होते हैं. कन्फेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा. कन्फेशन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं.
एक होता है इनकल्पेटरी और एक होता है एक्सकल्पेटरी। इसको बोलते हैं इनकल्पेटरी एंड दिस इज एक्सकल्पेटरी। कन्फेशन ऑलवेज इन टू पार्ट्स, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट एंड एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट मतलब कि हाँ मैंने उसको कुएं में गिराया, जिसमें वो खुद को इनकल्पेट कर रही है, मतलब खुद के गुनाह को एक्सेप्ट कर रही है। एक्सकल्पेटरी का मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट का वो पार्ट, तो कोर्ट इसमें कहता है कि देखिए हस्बैंड लास्ट टाइम आपके साथ थे, ही वॉज विद यू, तो लास्ट इन थ्योरी आपको ही प्रूव करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई? लास्ट इन थ्योरी के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मैं आपको एक बार बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं अभी लास्ट इन थ्योरी की, इसके ऊपर मैं लिखवाऊंगा अभी बहुत सारा। जहां मैं बात कर रहा हूँ लास्ट सीन थ्योरी की, तो लास्ट सीन थ्योरी के ऊपर आपको मल्टीपल, यू विल फाइंड मल्टीपल एग्जांपल्स ऑन लास्ट सीन थ्योरी। जैसे सुनिएगा, अब लास्ट सीन थ्योरी का एक एग्जांपल और होता है, वो एग्जांपल क्या होता है सुनिए। लास्ट सीन थ्योरी उस कंडीशन में भी काम करती है जहां पे साथ में तो देखा ही गया है, प्लस अपार्ट फ्रॉम उसको सर्कमस्टांस एविडेंसेस में भी कंसिडर किया जाता है। जैसे लास्ट सीन थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो लास्ट सीन थ्योरी बहुत एडवर्स इफेक्ट भी डालता है। जैसे मान लीजिए एफआईआर के अंदर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर। सुनिएगा ध्यान से, एक कहानी सुनाता हूँ थोड़ी सी और बताता हूँ मैं आपको कि लास्ट सीन थ्योरी का क्या रोल होता है केसेस को सोल्व करने में। मान लीजिए दो दोस्त थे बहुत अच्छे, एक दिन ये लोग बहुत सारी शराब पी लेते हैं और शराब पीने के बाद में इनके बीच में किसी बात को लेकर पुरानी कोई बात होगी, तो बात उभर के आ गई। शराब पीने के बाद मन मुटाव होने लगा, इनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये ए क्या करता है, बी को स्ट्रेंगुल कर देता है, गला घोट के मार देता है बी को। ठीक है, गला घोटने के मारने के बाद में गाड़ी, मान लीजिए जैसे नाहरगढ़ की पहाड़ी पे थे ये लोग। ठीक है, वो क्या करता है, कार के आगे बिठाता है, कार के आगे बिठाता है और उसकी बॉडी को ऊपर रख के कार स्टार्ट करके उसकी बॉडी को शिफ्ट कर देता है और कार को खाई में धकेल देता है। ठीक है, कार को कहाँ कहाँ धकेल देता है, जो नीचे, जो पहाड़ के नीचे धकेल देता है और खुद कार से गिरने की एक्टिंग करता है और पुलिस को फोन करता है कि मैं तो कार से कूद के जान बचाई लेकिन कार गई नीचे। बात समझ में आई? वो पुलिस में जाता है और पुलिस में जाके बोलता है कि सर उसकी कार नीचे गिर गई है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस उसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक एफआईआर लिखती है। एफआईआर में उसने एक वर्ड का जिक्र किया, एफआईआर का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन। उसने बोला कि सर हम दोनों दोस्त नाहरगढ़ घूमने गए थे, खुद ने एडमिशन किया, हम दोनों कहाँ गए थे सर, नाहरगढ़ घूमने गए थे। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि दोस्त गाइज वर टुगेदर, ये दोनों कहाँ थे सर, शामिल में थे। क्योंकि वो एफआईआर में क्या कर रहा है, खुद ही बोल रहा है ना कि हम साथ में थे। बाद में उसकी बॉडी रिकवर होती है और पोस्टमार्टम डॉक्टर करते हैं और पोस्टमार्टम से रिवील होता है कि दैट वाज नॉट ड्यू टू द मल्टीपल फ्रैक्चर्स बट दैट वाज ड्यू टू द स्ट्रेंगुलेशन। कि जो डेथ हुई है वो स्ट्रेंगुलेशन से हुई है, ना कि गाड़ी गिरी उसके इम्पैक्ट से हुई है। समझ में आई बात? या तो ऐसा हो कि कार को आग, पूरा आग ही लगा दिया। समझ में आई बात? या तो ऐसा हो कि गाड़ी को धकेलने के बाद उसमें लगाओ आग की तिल्ली और फिर ऊपर आके पुलिस को फोन हो रहा है सर गाड़ी नीचे गई और उसमें आग लग गई। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि कार से सब्सटेंस मिल जाएगा, केरोसिन का, पेट्रोल का। क्या मिल जाएगा कार से? अरे कार से क्या मिल जाएगा, बचना तो नामुमकिन है। हाँ, फिर इम्पैक्ट पता लगता है ना। अगर मान लीजिए सीधा फ्यूल टैंक पे से आग लगी है तो जो हिस्सा फ्यूल टैंक से सबसे दूर है वो सबसे सेफ रहेगा ना। अरे हर चीज का एक पीछे एक ट्रिक होती है। दिस इज योर नॉर्मल कार, फ्यूल टैंक यहाँ होता है, ये वाला जो हिस्सा है उस दूसरी साइड वाला, उसमें तो वो तो सबसे कम बर्नआउट हुआ होगा ना। अगर इसमें आग भी लगेगी तो ड्राइवर तो यहाँ बैठा है, ड्राइवर तक आग कैसे पहुंचेगी? तो मूवीज देख के काम नहीं होते ना, असली मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस अलग है। लास्ट सीन थ्योरी में जो उसने दोस्त ने लिखवाया, चलो ठीक है उसने ये भी कर लिया,
लेकिन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस भी तो कोई चीज होती है। कार की टंकी से आग निकलना, उसका इंपैक्ट अलग होता है, और कार के ऊपर तेल डाल के उसको धक्का दे देना आग लगा के, उसका इंपैक्ट अलग होता है। तो द इंपैक्ट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। बात समझ में आ रही है? दोनों केसेस में इंपैक्ट है अलग अलग। यू कैन नॉट से एनीथिंग विच इन हैवायर की चलो ठीक है सर। तो लास्ट इन थ्योरी एडमिसिबल होती है अगर कोई पर्सन कंप्लेंट लिखा देता है, तो मतलब वो कन्फेशन एडमिसिबल बन जाता है। आपने कोई एडमिशन किया है, सेक्शन 21 निकालिए, पुराना वाला 21 था, नया वाला 19 होगा, सेक्शन 19 निकालेंगे, सेक्शन 19 निकालेंगे ऑन द सेम पॉइंट, सेक्शन 19 निकालेंगे एक बार। 19 पढ़िए एक बार, 19 अर्लियर इट वाज सेक्शन 21, नाउ इट इज सेक्शन 19। 19 पढ़िए एक बार। प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम और एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। पढ़िए इसमें, एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। बात समझ में आई? तो सेक्शन 19 पढ़ेंगे कुछ दिनों में, कुछ दिन में आ जाएगा ये टॉपिक, तब हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि हाउ इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम अनदर। ठीक है, चलो थोड़ा सा लास्ट सीन थ्योरी के ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा सा डिक्टेशन करते हैं। लास्ट सीन थ्योरी क्या है? लास्ट क्लास में मैंने राजेश तलवार का फैक्ट्स भी बता दिए थे, नूपुर तलवार, राजेश तलवार, आरुषि के ऊपर ही मैंने बता दिया था। देखिए, लास्ट सीन थ्योरी is an last scene theory is a dimension last scene theory is a dimension of an opportunity. Last scene theory is a dimension for an opportunity of an opportunity. Last scene theory is a dimension of an opportunity. लास्ट सीन थ्योरी को हिंदी में अलग अलग नाम बोलते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे लिखना है इसको हिंदी में, इसको ऐसे लिखना, अंतिम बार देखा जाना, और ब्रैकेट में लिखना लास्ट सीन थ्योरी। ठीक है, अंतिम बार देखा जाना या लास्ट सीन थ्योरी। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, इसके अंदर लिखना है। ठीक है, लिखिए, लास्ट सीन थ्योरी, लास्ट सीन थ्योरी, लास्ट सीन थ्योरी अवसर का ही एक आयाम है, अवसर का ही एक आयाम है, अवसर का ही एक आयाम है। लास्ट सीन थ्योरी अवसर का ही एक आयाम है। इन सच केस victim or accused were seen together at some point of time, seen together at some point of time। इसके अंतर्गत पीड़ित और अपराधी, इसके अंतर्गत पीड़ित और अपराधी को अंतिम समय, पीड़ित और अपराधी को अंतिम समय एक साथ देखा गया था, एक साथ देखा गया था, एक साथ देखा गया था, एक साथ देखा गया था। And it is perceived that, and it is perceived that, and it is perceived that, and it is perceived that the accused have committed the crime, and it is perceived that the accused have committed the crime। और ये माना जाता है कि, और ये माना जाता है कि, और ये माना जाता है कि अपराधी द्वारा ही, और ये माना जाता है कि अपराधी द्वारा ही, अपराधी द्वारा ही अपराध किया गया होगा, और ये माना जाता है कि अपराधी द्वारा ही अपराध किया गया होगा, और ये माना जाता है कि अपराधी द्वारा ही अपराध किया गया होगा, अपराधी द्वारा ही अपराध किया गया होगा।
ठीक है। In such scenario, in such scenario, the burden of proof, the burden of proof is is upon the accused. In such scenario, the burden of proof is upon the accused. इन परिस्थितियों में सबूत का भार अपराधी पर होगा। इन परिस्थितियों में सबूत का भार अपराधी पर होगा। सबूत का भार अपराधी पर होगा। because the court may raise the presumption because the court may raise the presumption because the court may raise the presumption because the court may raise presumption of section 119 because the court may raise the presumption of section 119 which is based upon human conduct which is based upon human conduct। इस परिस्थिति में न्यायालय धारा 119 की उपधारणा को अस्तित्व में मानेगा जो कि मानवीय आचरण पर आधारित है यहाँ न्यायालय उपधारित कर सकेगा। Here the court may presume that things likely to have happened यह न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि ऐसे तथ्य अस्तित्व में रहे होंगे या घटित हुए होंगे। पैराग्राफ चेंज करके क्या उसी में लिखिए, पैराग्राफ मत चेंज कीजिए, सीधे ही लिखिए। लास्ट इन थ्योरी के ऊपर कुछ भी पूछेगा ना तो ये पैराग्राफ को लिखना, वो सटीक पैराग्राफ लिखा रहा हूँ, इसमें लिखिए देयर इज वन मोर प्रिजम्पशन अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम There is one more presumption under भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक और उपधारणा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक और उपधारणा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक और उपधारणा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक और उपधारणा है कि which is provided in section 109 of this अधिनियम जो कि धारा 109 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दी गई है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 109 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दी गई है, जिसके अंतर्गत विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो कि उसके ज्ञान में है in which it provides that burden of proving fact especially within knowledge upon such person
Who has special knowledge? Who has special knowledge? Who has स्पेशल नॉलेज, मतलब जिस आदमी को पता होगा सर, जिसकी नॉलेज में है। मान लीजिए एक आदमी बेकसूर है, सही में उसने उसने उसको मारा नहीं है, बस उसको उस जगह पे छोड़ के चला गया था, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा ना, ये सर उसको छोड़ के चला गया था, वी वर टुगेदर, हम साथ थे, लेकिन जब इंसिडेंट हुआ उस टाइम में वहां नहीं था, मैं उसको छोड़ के अपना निकल गया था। ये प्रूव करने का जो लायबिलिटी है वो किसके ऊपर आएगी? ये उसी के ऊपर आएगी जो आदमी के विद इन नॉलेज में है, स्पेशल नॉलेज में है। क्योंकि कोर्ट तो हमेशा ये मानेगा कि ये ह्यूमन कंडक्ट है, ऐसा हुआ होगा। 119 के अंदर कोर्ट क्या मानेगा कि ऐसा हुआ होगा, कोर्ट तो मैं प्रिज्यूम करेगा हमेशा ये बात। बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो चेंज होगा। लास्ट इन थ्योरी जो है उसके अंदर बर्डन प्रूफ आपको कंटिन्यूस बदलना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पॉइंट समझिए आप कि दो प्रिजम्पशंस हैं जो कि इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। प्रिजम्पशंस क्या, एक तो बर्डन ऑफ प्रूफ है और एक हम बात कर लेते हैं। earlier it was 106, now it is 109 and 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। और ये दोनों सेक्शंस आपको याद होने चाहिए। both sections should be covered. Is it all right? ये समझ में आया पॉइंट पूरा? समझ में आया? बताइए मुझे, ऑनलाइन वाले बच्चे, एक बार समझ में आया आपको? एग्जाम्पल दे देता हूँ एक और। जैसे मान लीजिए रात में 9 बजे दो दोस्तों में झगड़ा होता है, ठीक है? दो दोस्तों में क्या होता है? झगड़ा होता है। एंड सी वॉज ऑल्सो देयर, जो इनके झगड़े को क्या कर रहा है सर? जो इनके झगड़े को देख रहा है। सी की एनिमिटी है बी के साथ में, लेकिन सी चुपचाप बैठे बैठे इन दोनों का झगड़ा देख रहा है। कुछ टाइम में क्या होता है सर? कुछ टाइम में क्या होता है सर? कुछ टाइम में ऐसा होता है कि ए वहां से कुछ 9 बजे बाद इनका झगड़ा होता है, ए वहां से निकल के कहीं दूसरी जगह पे चला जाता है, लेकिन सबको पता है कि ए और बी का झगड़ा हुआ है। बी जैसे ही वहां से थोड़ा देर कुछ टाइम अकेला होता है, सी आके उसका गेम ओवर कर देता है बी का, ठीक है? ताकि सब लोगों का शक किसके ऊपर जाए? ए के ऊपर। बात समझ में आ रही है? सबका शक कहाँ जाएगा? ए के ऊपर। तो ए के को ही समझाना पड़ेगा। कोर्ट तो हमेशा ये मानेगा कि मर्डर किसने किया है। लास्ट इन थ्योरी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 119, मेरे को अभी तक पुराने सेक्शन ही रिमाइंड हो रहे, 119, ठीक है? लेकिन अगर कोई स्पेशल फैक्ट है जो कि ए के नॉलेज में, तो ए बताएगा ना सर उसको। बात समझ में आ रही है? तो 119 में तो कोर्ट ये मानेगा कि नहीं नहीं साहब मर्डर इसी नहीं किया है, और ये क्या है? मेरे प्रेज्यूम है। न्यायालय ऐसा उद्धारित कर सकेगा। तो मैंडेटरी प्रिजम्पशन नहीं है, आप उसको रिबट कर दो। आप उसको क्या कर दो? रिबट, उसका खंडन कर दो। लेकिन कोर्ट तो स्टार्टिंग में ये मानेगा, बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू। 109 में आप जाइए, 109 में बताइए कि सर 9 बजे मैं अपने घर पहुंच गया था, ये रहा मेरे घर के बाहर का सीसीटीवी, आई वॉज एट माई होम, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि जो मर्डर है वो 9:30 से 10 के बीच में हुआ है। सर 9:25 का सीसीटीवी है, मैं अपने घर था। बात समझ में आ रही है? तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन ए। कोई फैक्ट स्पेशल विद इन नॉलेज में है तो उसको साबित कौन करेगा? उसको साबित किया जाएगा किसके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ ए के द्वारा। डन? ये बात समझ में आई आप लोगों को? दिस फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ ए। चलिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो समझदार बच्चे हो आप लोग, है ना? देखिए लास्ट सीन थ्योरी के बहुत सारे केसेस हैं, आप केसेस का नाम लिख लीजिए। अब कभी भी लास्ट सीन थ्योरी आएगी ना तो आपको इन सब केसेस का नाम लिखना है। स्टेट थ्रू हाँ, लास्ट सीन थ्योरी में बोल सकते हो कि द कोर्ट हेल्ड दैट द वाइफ वाज along with her husband, so the burden of proof is on Palvinder court. The court stated the burden of proof that she was innocent and the confession statement she was made was relevant. वो चीज ऐसे करके आप लिख सकते हो। हाँ, आपको फैक्ट्स पता है तो आप लिख सकते हो। स्टेट
थ्रू सीबीआई वर्सेस राजेश तलवार एंड अदर। इसके फैक्ट्स में डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से एंड अनदर। दिस इज 2012, ठीक है ना बेटा, मेहनत कीजिए खूब सारी। बच्चे, कुछ बच्चे रुक भी गए अपने, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। देखिए कुछ लोगों से तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी कि ये बच्चे निकालेंगे एग्जाम, लेकिन कुछ फेल भी हुए हैं। एक केस का नाम लिखेंगे, उसमें बोला क्या है वो लिखाऊंगा मैं आपको। केस का नाम लिखिए, नवनीता कृष्णन। नवनीता कृष्णन वर्सेस स्टेट थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। नवनीता कृष्णन थ्रू स्टेट ऑफ पुलिस। दिस इज 2018 जजमेंट। लिखिए, इस केस में लिखेंगे प्लीज। इसमें लिखिए प्लीज। लिखिए, लास्ट सीन थ्योरी, लास्ट सीन थ्योरी, last in theory is not alone sufficient, is not alone sufficient to convict a person, is not alone sufficient to convict a person, is not alone sufficient to convict a person. Last in theory is not alone sufficient to convict a person, is not alone sufficient to convict a person. There must be, there must be other circumstantial evidences also. There must be other circumstantial evidences also. There must be other circumstantial evidences also. लिखिए, लास्ट इन थ्योरी, लास्ट इन थ्योरी, लास्ट इन थ्योरी, लास्ट इन थ्योरी, किसी व्यक्ति को, लास्ट इन थ्योरी, किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने के लिए आवश्यक नहीं है, दोष सिद्ध करने के लिए आवश्यक नहीं है। लास्ट इन थ्योरी किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने के लिए आवश्यक नहीं है। न्यायालय को, न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि, न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि, न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अन्य, न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अन्य, अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी उपस्थित है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी उपस्थित है, अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपस्थित है। एक और केस का नाम लिखिए, 2023 का जजमेंट है, आर श्रीनिवासा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। देखिए एक और जजमेंट है इसी चीज के ऊपर, आर श्रीनिवासा, आर श्रीनिवासा, इसको थोड़ा सा सही लिखता हूं मैं, आर श्रीनिवासा, आर श्रीनिवासा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। आर श्रीनिवासा स्टेट ऑफ कर्नाटका। दिस इज 2023। ठीक है, इसका पैरा नंबर 15 और 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बार मैं अपना अभी इसलिए कनेक्ट नहीं है, अदरवाइज उसका पढ़ा था आपको 15 और 17 पैराग्राफ नंबर।
लिखिए इसमें, द लास्ट सीन थ्योरी कैन बी इन्वोक्ड, the last seen theory can be invoked only when only when only when it was proved beyond reasonable doubt, it was proved beyond reasonable doubt। लास्ट सीन थ्योरी को तब ही तब ही लागू किया जाना चाहिए, तभी लागू किया जाना चाहिए जहां अभियोजन द्वारा, तभी लागू किया जाना चाहिए जहां अभियोजन द्वारा मामले को संदेह से परे साबित किया गया हो, जहां अभियोजन द्वारा मामले को संदेह से परे साबित किया गया हो, जहां अभियोजन द्वारा मामले को संदेह से परे साबित किया गया हो। आगे लिखिए इसमें, आगे लिखिए, लास्ट सीन थ्योरी के मामले में सबूत का भार अपराधी पर होगा। इन केस ऑफ लास्ट सीन थ्योरी द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन अक्यूज्ड। तो आर श्रीनिवासा का अपना लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट लिखवा दे, एक लेटेस्ट भी लिखवा दे, ठीक है ना। एक और केस है इसका, अभी सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजमेंट्स हैं इसमें, एक और मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज बाय जस्टिस अजय रस्तोगी एंड जस्टिस बेलायम त्रिवेदी मैम। बेलायम त्रिवेदी मैम से मैं मिला हुआ हूँ, रस्तोगी सर से भी मैं मिला हुआ हूँ। रस्तोगी सर तो राजस्थान हाईकोर्ट से थे और बेला मैम जो थी, दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं अभी। बेला मैम गुजरात हाईकोर्ट में थी जब मेरे से मिलना हुआ। बेला मैम राजस्थान हाईकोर्ट में भी रही है, तो बेला मैम से मैं मिला हुआ हूँ, रस्तोगी सर से भी मिला हुआ हूँ। किसका नाम लिखिए आप, राम गोपाल सन ऑफ मनशा राम, राम गोपाल सन ऑफ मनशा राम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी 2023 का जजमेंट है। जो पॉइंट 106 का लिखवाया ना मैंने आपको, लिखवाया ना कि सर 109 के अंदर जो बात है, जो उसके नॉलेज में है, उसके अगर कोई ज्ञान में कोई चीज है, तो सबूत का भार किसके ऊपर होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, अक्यूज के ऊपर होगा। ये लिखवाया ना मैंने आपको, ये इस केस में भी बोला गया है, ठीक है ना। द सेम वाज रिआइटरेटेड इन दिस केस आल्सो। अब जो इस केस में जो अलग बात बोली गई वो मैं वो लिखवा देता हूँ, बाकी तो सेम सी बात है, लेकिन इस केस में क्या अलग बोला गया वो लिखिए। इसमें लिखिए, द अक्यूज वाज एक्सपेक्टेड टू ऑफर सम एक्सप्लेनेशन, द अक्यूज वाज एक्सपेक्टेड टू ऑफर सम एक्सप्लेनेशन। अपराधी से ये आशा की जाएगी कि वह वह स्पष्टीकरण प्रदान करे, he provide some explanation as to when or under what circumstances he had departed from the company of deceased person, he has departed from the company of deceased person। स्पष्टीकरण तक लिखवा है, आगे लिखिए, यह स्पष्टीकरण उन परिस्थितियों को बतलाता हुआ होना चाहिए कि
बतलाता हुआ होना चाहिए कि बतलाता हुआ होना चाहिए कि कि कब कब अपराधी का कब अपराधी का मृत व्यक्ति के साथ कब अपराधी का मृत व्यक्ति के साथ साथ अलग होना बताया जाता है, अलग होना बताया जाता है, अलग होना बताया जाता है। लिखिए, अलग होना बतलाया जाता है। इफ अक्यूज ऑफर नो एक्सप्लेनेशन इफ अक्यूज ऑफर नो एक्सप्लेनेशन यदि अपराधी कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, यदि अपराधी कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, इफ अक्यूज ऑफर नो एक्सप्लेनेशन, यदि अपराधी कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, इफ अक्यूज ऑफर नो एक्सप्लेनेशन, और और फर्निश रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, या गलत स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष रखता है, या गलत स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष रखता है, न्यायालय के समक्ष रखता है, तो ही उसे तो ही उसे तो ही उसे तो ही उसे दोष सिद्ध किया जा सकता है, तो ही उसे दोष सिद्ध किया जा सकता है, तो ही उसे दोष सिद्ध किया जा सकता है, तो ही उसे दोष सिद्ध किया जाता है। इन सच केसेस ही कैन बी कन्विक्टेड, इन सच केसेस ही कैन बी कन्विक्टेड, ही कैन बी कन्विक्टेड। ठीक है। देयर मस्ट बी corroborative evidences also, there must be corroborative evidences also, there must be corroborative evidences also, corroborative evidences, corroborative evidences also। न्यायालय संपुष्ट साक्ष्यों को भी देखेगा, न्यायालय संपुष्ट साक्ष्यों को भी देखेगा, न्यायालय संपुष्ट साक्ष्यों को भी देखेगा। CORRAROBATEY, कोरोबरेटिव। कोरोबरेटिव मतलब होता है कि सर बाकी और क्या क्या एविडेंसेस हैं जो कि सेम बात बोल रहे हैं, इसको हम कोरोबरेटिव एविडेंसेस कहते हैं। ठीक है, इज इट राइट? यहाँ तक ठीक है, समझ में आया पूरा? चलिए हम आगे चलते हैं। तो कुछ लेटेस्ट केसेस भी हो गए अपने। अब जनरली क्या होता है कि व्हेन यू रीड ऑल दीज केसेस ना, तो इन सबके केसेस के फैक्ट्स बहुत अच्छे होंगे। जैसे ये जो केस है इसके फैक्ट्स बताऊं आपको मैं, क्या हुआ था इस केस के फैक्ट्स में। देखिए, इसके फैक्ट्स बताता हूं मैं आपको। फैक्ट्स ऐसे थे इस केस के कि सर ये तो होता है, पेटिशनर होता है राम गोपाल। राम गोपाल जो होता है ना, ये अपील करने आता है। ये बताता है, ये राम गोपाल क्या था, ये एक सरपंच होता है गांव का। इसका गांव होता है गंगोली, गंगोली इसका गांव है। यहाँ का ये एक पुराना सरपंच होता है, भूतपूर्व सरपंच। अब क्या होता है सर, 1995 के दिन सुबह 9:30 बजे, 20 दिसंबर 1995 को सुबह 9:30 बजे, ये क्या करता है, एक कंप्लेंट होता है उपेंद्र सिंह, जो कि रिपोर्ट करता है 19 दिसंबर के दिन सरपंच के खिलाफ। ठीक है, और उसके क्या करते हैं, ये बताता है कि भाई जो सरपंच है राम गोपाल, राम गोपाल ने क्या किया, इसके अंकल को ले गया है। जो कंप्लेंट जो की जाती है कि अंकल को वो लोग लेके चले गए, और लेके जाने के बाद में कि इंजरीज करी है, जिसकी वजह से उसका क्या है, उसके चाचा जी की डेथ हो गई। ठीक है, अब आप इसमें देखो तो कोई भी डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है इस केस में। कोर्ट देख रहा है लास्ट सीन थ्योरी के टाइम पे। ऐसा बताते हैं गांव के अंदर कि ये लास्ट टाइम जो जब किडनैप किया था तो किसी ने देख लिया था कि इसको उठा के लेके जा रहे हैं। तो लास्ट सीन थ्योरी के ऊपर ही कोर्ट रिलाई करती है। अदर एविडेंसेस क्या है, क्या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर डिसाइड करता है। जैसे एक केस के फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि बच्चों का ग्रुप स्कूल टूर पे जा रहा होता है। बच्चों का ग्रुप कहाँ जा रहा होता है, स्कूल टूर पे जा रहा होता है। अब ऐसा होता है कि पूरा डायग्राम बना के समझा देता हूँ मैं इसको। एक्स और जेड ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ये मेल है और ये
ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है ना। ये लोग स्कूल ट्रिप पे जा रहे होते हैं, स्कूल बोलती है कि चलो स्कूल ट्रिप पे लेके चलते हैं आपको, ठीक है। तो मतलब ये लोग बोलते हैं कि चलो यार स्कूल जाया जाए। एक्स और जेड, इसके फादर होते हैं, एक का नाम पी होता है, इसके जो फादर होते हैं इसका नाम एम होता है, ठीक है, ठीक है। और ये लोग जा रहे होते हैं, और जब ये जाते हैं तो ये देखता है, जब ये फादर अपनी बेटी को छोड़ने आता है तो ये देखता है कि मेरी बेटी इकलौती बेटी है, मतलब पूरा जो स्कूल की ट्रिप है उसमें सिर्फ अकेली लड़की है मेरी बेटी। कौन है? अकेली बेटी है। तो वो क्या करता है, एम ऑब्जेक्ट कर देता है इसके लिए कि यार ये अकेली लड़की कैसे जा सकती है ट्रिप पे, मैं तो उसको नहीं भेजूंगा, ठीक है। और ऐसा होता है, जो एम होता है वो चाहता था कि इसका बेटी का ट्रिप कैंसिल हो जाए, क्योंकि कोई भी फादर अपनी अकेली बेटी को तो नहीं भेजेगा, वो इस ट्रिप पे भेजेगा क्या? भाई स्कूल का ट्रिप है, लड़की की, तो फिर सेफ्टी का भी कंसर्न होता है ना, तो वो मना कर देते हैं, ठीक है। ये कहता है कि पूरा ट्रिप कैंसिल हो जाए, क्या कहता है, जो एंटायर ट्रिप है ना इसको कर दो कैंसिल। और ये इसके इसके भी फादर छोड़ने आए होते हैं, तो ये बोलते हैं कि भाई ट्रिप कैंसिल कर दो, तो अपनी बेटी को मत भेज, ट्रिप को क्यों कैंसिल करवा रहा है? समझ में आ रही है क्या झगड़ा हुआ दोनों के बीच में? भाई तो अपनी बेटी को मत भेजे, तो एंटायर ट्रिप क्यों कैंसिल कर रहा है भाई? जो ये ट्रिप है ये तो जाएगा ना, बात समझना। ये तो आपकी बेटी को नहीं तो मत भेजिए, लेकिन पूरे प्लीज उसको क्यों कैंसिल करना चाहते हो आप अपने बच्चों का ट्रिप क्यों कैंसिल कर रहे हो? मत भेजो। फिर क्या होता है सर, इसको पता लगता है कि इस ट्रिप पे बच्चे भी नहीं जा रहे हैं, क्या बच्चे क्या, सॉरी टीचर भी कोई नहीं जा रहा है इस ट्रिप पे, टीचर्स भी नहीं है, ठीक है। और फिर इनके बीच में क्या होता है सर, आर्गुमेंट हो जाता है। ये लोग क्या करते थे सर, धमकी दे देते हैं। ये इसको क्या कर देता है, धमकी दे देता है, जो होता है ना ये एम इसको पी को धमकी दे देता है कि देख लूंगा बाद में जो होगा, ठीक है ना, तो अपने अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ऐसे करके इनके बीच में बहसबाजी हो जाती है, तो देख लूंगा ज्यादा बोलेगा तो बीच में, ठीक है सर। अगले दिन क्या होता है, इसका एक भाई होता है, कौन होता है? एन। एन तो कोई नहीं ना अपने कहानी में, एन होता है इसका भाई, ठीक है। हाँ ये मेल है, ठीक है ना, ये क्या है सर, इसको आप एम मत समझना, ये कौन है, ये मेल को डिनोट किया है मैंने। एम का भाई होता है एन। ये क्या करता है सर, अगले दिन स्कूल जाता है और जाके इसका एड्रेस पता लगा लेता है, इस पी का एड्रेस क्या था। अगले दिन वो जागता है, पी का एड्रेस पता लगा लेता है, और एड्रेस पता लगाते ही वो पहुंच जाता है एड्रेस के साथ, और जाके बोलता है चलो आपको भाई साहब ने बुलाया है। क्या बोलता है? चलो आपको किसने बुलाया है? आपको भाई साहब ने बुलाया है। तो चलो ठीक है चलो। और क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये लोकल गुंडा रहता है कोई, तो भाई साहब ने बुलाया तो चलो चलते हैं, भाई साहब ने बुलाया तो रात को 9 बजे लेने आता है, और रात 9 बजे अगले दिन एड्रेस लेने के बाद रात को 9 बजे बुलाने आता है। फिर क्या होता है सर, रात को 2 बजे तक जब ये वापस नहीं लौटता पी, तो लोग ढूंढने स्टार्ट करते हैं घर वाले कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। बात समझ में आ रही है? तो वो देखते हैं कि कहाँ गया, कहीं मिल नहीं रहा है, कहाँ जाएगा कहाँ रहेगा, कुछ कुछ भी अता पता नहीं है उस आदमी का कि वो कहाँ गया है। अल्टीमेटली दे वर सर्चिंग, और सुबह सुबह क्या होता है, जो एक्स होता है ये ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच जाता है, इसके घर, ठीक है ना। तो ये अपने भाई को डांट रहा होता है, थोड़ा गुस्से पे काबू रखा कर, ऐसे नहीं करना चाहिए तेरे को, ये नहीं करना चाहिए तेरे को, वो नहीं करना चाहिए तेरे को। एक्स जाके पूछता है इसको कि मेरे फादर कहाँ है, तो वो पीछे इशारा करते हैं कि पीछे घर के पीछे जो बरामदा बना हुआ है ना, चबूतरा, मतलब उसके क्या बोलते हो आप लोग, चौक, घर में होता है ना बीचों बीच। अरे पहले के घर ऐसे हुआ करते थे, यहाँ पे 2 कमरे होते थे, यहाँ पे पीछे खाली सा मैदान होता था, फिर इधर कमरा 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 कमरा, तो ये जो होता था ना घर का बीच का आह था, जो पहले तुलसी उलसी उगाई जाती थी, समझ में आ रही बात? ऐसे इशारा करता है, तो वो जाता है तो देखता है कि उसके फादर की डेड बॉडी पड़ी होती है वहां पे।
अब लास्ट सीन थ्योरी में अगर आप देखोगे तो हु आर द लास्ट सीन थ्योरी, हु आर द पार्ट ऑफ द लास्ट सीन थ्योरी, पी और एन, यही लेने आया था उसको घर पे, ये लेने आया था उसको घर पे। तो लास्ट सीन थ्योरी जो होती है उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो छोटे छोटे फैक्टर्स ध्यान रखने पड़ते हैं, ठीक है। और ये भी क्या है सर, ये भी एक तरह से ये भी एक तरह से इसी का पार्ट है, अपने इसी के अंदर रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। यही एक अपॉर्चुनिटी का डायमेंशन भी है। अवसर था ना सर, अरे अवसर कब मिला, अपॉर्चुनिटी कब आई, जब इनके बीच में एक ओकेशन बना, प्रसंग बना। इस प्रसंग ने क्या दिया इसको, एक एक ओकेशन ने क्या दिया, अपॉर्चुनिटी। तो हमेशा ओकेशन से अपॉर्चुनिटी डिराइव होती है, समझ में आई बात। ओकेशन से क्या आती है, अपॉर्चुनिटी। डन, यहां तो कोई दिक्कत है। चलिए हम आगे चलते हैं। आई थिंक सफिशिएंट केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। तो हमारा कहां तक कंप्लीट हो गया सर, कौन क्या बोल रहे हैं, इससे क्या मिलता है, ये सब इंटरकनेक्टेड है बेटा, ये सब क्या है, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। मतलब यू कैन नॉट रीड इन आइसोलेशन एनी सिंगल एलिमेंट, हर एलिमेंट दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग, हमारा जो हो गया है, हमने कहां तक कर लिया है सर, सेक्शन 5 तक कंप्लीट है अपना। चलिए सेक्शन 6 पे आइए, सेक्शन 6 आएंगे, नया सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन 6 में आते हैं। सेक्शन 6 में आते हैं। सेक्शन 6 बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। सेक्शन 6 की अगर आप बात करोगे तो ये बोलता है हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण, ठीक है। मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। पूर्ववर्ती आचरण, पश्चातवर्ती आचरण। थोड़ा सा समझते हैं इसको कि क्या होता है ये और किस तरह से काम करता है ये, ठीक है। हम ये भी समझेंगे कि इंटेंशन और मोटिव में क्या डिफरेंस है, मतलब आशय और हेतु में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हम ये इसको भी समझते हैं कि इंटेंशन और मोटिव में क्या डिफरेंस है, लेकिन हम सबसे पहले चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 1 देखेंगे। देखिए जहाँ पे भी मोटिव होता है, जहाँ पे भी क्या होता है, मोटिव होता है, वहां पे एक चीज आएगी हमेशा, वहां आएगा इंटेंशन। वहां पे क्या आएगा सर, इंटेंशन, वहां पे आएगा आशय। जहां कहीं भी मोटिव है वहां पे क्या है, इंटेंशन। मोटिव हमेशा इंटेंशन से जुड़ा रहता है। समझते हैं चीजों को कि कैसे ये डिफरेंटली काम करते हैं, क्या है, किस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि एक चीज को, और बहुत फंडामेंटल चीज तरीके से हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। डन, सो वी स्टार्ट। ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट
So now the first point which I am talking about, para 1 पढ़िए. Any fact is relevant which shows or constitute a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact. लिखा हुआ है. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी हर वो तथ्य सुसंगत है. मतलब एनी फैक्ट विच इज रिलेवेंट, जिससे क्या पता लगता है, जो शो और कॉन्स्टिट्यूट करता है. यहाँ पे दो शब्द लिख रहा हूं मैं, जिससे कॉन्स्टिट्यूट हिंदी में इस शब्द को बोला गया है. जो शब्द विवादक तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित करता है या गठित करता है. समझने की कोशिश कीजिएगा. जो भी फैक्ट शो करते हैं या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, क्या चीज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सर? कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी मोटिव को या फिर प्रिपरेशन को. मतलब किसी हेतु या तैयारी को दर्शित करते हैं, गठित करते हैं. ये मोटिव और प्रिपरेशन किसके साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए? रिलेवेंट फैक्ट के साथ और फैक्ट इन इश्यू के साथ, सुसंगत तथ्यों के साथ या फिर विवादक तथ्यों के साथ. समझाता हूं कैसे काम करता है, किस तरह से जुड़ा हुआ रहे, क्या चीज शो करे, क्या चीज कॉन्स्टिट्यूट करे मोटिव और प्रिपरेशन को. जैसे हम लोगों ने वो केस पढ़ा था, संतोष कुमार सिंह, प्रियदर्शनी मट्टू. उस आदमी के पास में मोटिव था नहीं था, क्योंकि इन दोनों के पास में क्या था सर? बहुत टाइम से इनके बीच में झगड़ा था, एक दूसरे के लोग की एनिमिटी थी. और यही चीज शो भी होती थी दूधनाथ पांडे में पप्पू भैया. अभी जो केस में जिसके फैक्ट्स में डिस्कस कर रहा था, जो एन और पी का झगड़ा होता है, वो किस लिए होता है? क्योंकि उनके बहसबाजी हो जाती है आपस में एक दूसरे के साथ में. बात समझ में आ रही है? हर वो चीज जो कि शो करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है मोटिव प्रिपरेशन, जिसका डायरेक्ट संबंध होता है किससे? रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू के साथ में. तो वो चीज क्या बन जाती है अल्टीमेटली? रिलेवेंट बन जाती है. मैं एग्जांपल दूंगा आपको, डोंट वरी. अभी तो मल्टीपल एग्जांपल्स दूंगा इस सेक्शन के ऊपर. देखिए ये जो सेक्शंस है ना, दीज आर द कोर फंडामेंटल्स. जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग तब तक नहीं आ सकती जब तक ये कोर फंडामेंटल्स आपको अच्छे से कवर अप नहीं होंगे. दीज आर द कोर फंडामेंटल्स. हमने जब से नई कोचिंग में शिफ्ट किया ना, तो लाइटिंग का थोड़ा इशू हो रहा है. उसको हाँ डिम नहीं लग रहा है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं हो रही है. थोड़ा सा लाइटिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे. क्या होता है ना कि जब भी आप प्रीमाइसेस शिफ्ट करते हैं, whenever you shift some new premises, क्या होता है ना, जब भी आप प्रीमाइसेस शिफ्ट करते हैं तो एक सेकेंड. हेलो जी सर, एक घर में क्लास. हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? ऐसे कोई इको फ्रेंडली हो. प्रतीक जी बोल रहे हैं. क्या बोल रहा है बच्चा फोन करके? प्रतीक जी बोल रहे हैं. मुझे लगा कि कोई होगा यार मार्केटिंग से रिगार्डिंग कोई पर्सन. सर मैंने मेंस लिखा है अभी. मुझे कहने का था, मैंने कहा यार प्लीज ऐसे तो मत कहो. कोई रिलेटिव हो तो समझता हूं मैं. आई डोंट नो वेयर दिस जनरेशन इज गोइंग राइट नाउ. अलग कुछ जनरेशन है, इस जनरेशन के साथ कुछ दिक्कत है. देयर इज सम टेक्निकल डिफॉल्ट विद दिस जनरेशन. दे डोंट नो हाउ टू रेस्पेक्ट देयर फैकल्टीज. और मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है, बस इंक्वायरी के लिए आए थे एक दिन. ये बहुत डिसअपॉइंट करते हैं बच्चे. उनके लिए मतलब मैं जितना है उनके साथ मेरी एम्पैथी होती है, उतना ही मुझे अब उनके लिए खराब भी लगता है कि यार क्यों ऐसे पेश आते हैं.
व्हाट टू से अबाउट दीज स्टूडेंट्स? प्रतीक जी बोल रहे हैं। मैं फोन नहीं उठाता, लेकिन वो जैसे उन्होंने कहा ना प्रतीक जी बोल रहे हैं, मुझे लगा कि देयर सम भी सम मार्केटिंग पर्सन और समथिंग। मार्केटिंग तो हम ऐसे भी नहीं करवाते। आपने देखा है कभी अपने एड वगैरह कहीं पे? कभी नहीं करवाएंगे, और मैं कभी करवाऊंगा, मैं एक भी रुपया खर्च नहीं करता इन सब चीज़ों में। जो चलता है माउथ पब्लिसिटी चलता है। आप अच्छे हो तो आप अच्छे हो, आप अच्छा पढ़ाते हो तो अच्छा पढ़ाते हो, आपकी टीम अच्छा काम करती तो करती है, ठीक है ना सर? जैसे प्रिपरेशन क्या होती है, प्रिपरेशन क्या होती है सर? समझिए प्रिपरेशन क्या होती है और समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत रिलेवेंट फंडामेंटल फैक्ट्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन की, ठीक है? मान लीजिए, पहले मोटिव को बाद में समझते हैं, इसको मैं थोड़ा सा पोस्टपोन करता हूँ, वरना मोटिव तुमको समझ में नहीं आएगा। पहले हम समझते हैं प्रिपरेशन, उसको हम लोग कहते हैं तैयारी। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में एक दुश्मनी चल रही है बहुत लंबे टाइम से, ठीक है? और एक दिन ए क्या करता है, एक पिस्टल से इसको शॉट डाउन कर देता है, मतलब एक पिस्टल से इसको गोली मार देता है बी को। पुलिस देखती है कि इसके पास ये पिस्टल आई कहां से। मान लीजिए पुलिस इसका ट्रैक निकालती है, इसके नंबर को ट्रेस करती है और पता लगता है कि 15 दिन पहले ये नेपाल बॉर्डर गया था। कहाँ गया था? नेपाल बॉर्डर गया था, और नेपाल बॉर्डर से वो एक दिन वहां रहा और वापस आ गया। तो पुलिस को क्या समझ में आया कि जो पिस्टल इसको कहां से मिली है? लेकिन जो 15 दिन पहले ये नेपाल गया और वहां से पिस्टल लेके आया, तो ये फैक्ट क्या बताता है? ये जो तथ्य है, ये जो फैक्ट है कि ये आदमी कहाँ गया, ये एक फैक्ट है ना सर कि वो आदमी नेपाल गया। ये फैक्ट जब नेपाल क्यों गया? नेपाल इसलिए गया ताकि वो क्या कर सके, क्या खरीद सके? पिस्तौल खरीद सके, पिस्टल खरीद सके। ये फैक्ट अल्टीमेटली किससे कनेक्ट हो रहा है? रिलेवेंट फैक्ट से या फिर फैक्ट इन इशू से? है तो क्या है, ये प्रिपरेशन तो करी इसने नेपाल जाके, तैयारी तो करी ना सर उसको मारने की। तैयारी करने के जो ये फैक्ट है ये रिलेवेंट है। रिलेवेंट क्यों है? क्योंकि वो फैक्ट कनेक्ट हो रहा है किससे? फैक्ट इन इशू रिलेवेंट फैक्ट से। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब ए ने बी को मारा तो फैक्ट इन इशू क्या बना? फैक्ट इन इशू बना ए हैज इंटेंशन टू किल, इंटेंशन टू किल बी। ए का आशय बी की हत्या कारित करना है। ए का आशय ए हैज इंटेंशन टू किल बी। ए का आशय बी की हत्या कारित करना है। दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज फैक्ट इन इशू। ये विवादक तथ्य है कि ए का आशय बी की हत्या कारित करना है। ए हैज इंटेंशन टू किल, ए हैज एन इंटेंशन टू किल बी। दिस इज फैक्ट इन इशू। बात समझ में आ रही है? और मारा है तो ये जो फैक्ट है ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। नेपाल गया था बंदूक लाने के लिए, किससे मारा है? बंदूक से मारा है। बंदूक कहां से आई? नेपाल से। नेपाल गया था ये, तो ये जो प्रिपरेशन करी इसने, ये जो इसने तैयारी करी जाके, ये सब चीज क्या है सर? ये जो तैयारी करी इसने जाके, ये सारी सारी चीज क्या हो जाती है? रिलेवेंट हो जाती है, ठीक है? अब दोबारा से पैराग्राफ नंबर 1 पढ़िए, सेक्शन, एक बार से दोबारा से पूरा पैराग्राफ नंबर 1 पढ़िए, सेक्शन 6 का, सेक्शन 6 का पैराग्राफ नंबर 1 दोबारा से पढ़ेंगे प्लीज। बात समझ में आई मेरी? अब एग्जाम्पल नोट कर लीजिए वाला प्रिपरेशन का। एग्जाम्पल नोट कीजिए प्लीज। पैराग्राफ नंबर 1 डील करता है किस किस चीज से? मोटिव से और प्रिपरेशन से।
पैराग्राफ नंबर 1 डील करता है मोटिव से और प्रिपरेशन से। ये बात समझ में आई कि पैराग्राफ नंबर 1 कहाँ से डील करता है? मोटिव से और प्रिपरेशन से। पैराग्राफ नंबर 2 डील करता है, मैं मोटिव भी समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। अब हम समझेंगे। प्रिपरेशन समझ में आ गया, तैयारी क्या होती है समझ में आ गई। अरे सर झगड़ा हुआ है, जाके जाके इतना बड़ा रामपुरी खरीद लिया मार्केट से उसको मारने के लिए, तो ये क्या कर किया है उसने, उसकी इंटेंशन है। देखिए देखिए, प्रिपरेशन हो, मोटिव हो, ये सब चीजें किससे पता लगता है? इससे, इंटेंशन से। ये सब इंटेंशन के साथ डील करती है। मैं आपको भी एग्जांपल देके बताता हूँ। हेडिंग डालिए मोटिव। मोटिव क्या होता है और मोटिव समझिए। मोटिव क्या होता है, मोटिव समझेंगे हम लोग कि मोटिव होती क्या चीज है, मोटिव के अंदर क्या समझ में आता है हमें। और मोटिव और इंटेंशन कैसा डिफरेंस है। अगर मैं बात करता हूं हेतु की और आशय की। हेतु और आशय, ये दोनों कैसे अलग अलग है एक दूसरे से। इंटरव्यू में सवाल पूछ देते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मोटिव और इंटेंशन में क्या डिफरेंस है, तो हम मोटिव और इंटेंशन का डिफरेंस देख रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन। तो हम मोटिव और इंटेंशन का डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है मोटिव और क्या होता है इंटेंशन। ठीक है, मोटिव का मतलब होता है वाई, क्यों। अब सिंपल बात हम समझाता हूँ, मोटिव का मतलब होता है क्यों। वाई वाई ही डिड सच एक्ट सच ऑफेंस, मतलब उसके द्वारा अपराध क्यों कारित किया गया। दिस इज मोटिव। समझ में आई बात। इंटेंशन क्या होती है, इंटेंशन क्या होती है। इंटेंशन का आंसर मिलता है हाउ से, कैसे। लिखिए इंटेंशन में, हाउ डिड हाउ डिड ही डू द एक्ट, उसके द्वारा उसके द्वारा उसके द्वारा अपराध कैसे कारित किया गया, उसके द्वारा अपराध कैसे कारित किया गया, उसके द्वारा अपराध कैसे कारित किया गया, अपराध कैसे कारित किया गया। जैसे मैं आपको पूछता हूं कि भैया आरजेएस क्यों बनना है, दिस इज योर मोटिव बिहाइंड। समझ में आई बात। सुनिएगा इधर, समझिए। आरजेएस क्यों बनना है, दिस इज योर मोटिव। और आरजेएस कैसे बनोगे, उसके लिए आपकी क्या होनी चाहिए, इंटेंशन। किस चीज की, पढ़ाई करने की। समझ में आई बात। आपका आशय क्या होना चाहिए, पढ़ना, पढ़ाई। पढ़ाई होगा आपका आशय। ठीक है, अब पढ़ाई कैसे कर रहे हो, पढ़ाई कैसे कर रहे हो, भाई कोचिंग से कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो। इन सब चीजों से क्या पता लगता है कि आपका इंटेंशन है या नहीं इस मोटिव को पूरा करने का। बात समझ में आ रही है। मोटिव का मतलब है कि क्यों बनना है। भाई तो आरजेस क्यों बनना चाहते हो, सर खुद के लिए बनना है, पेरेंट्स को खुश देखना है, तो जो भी आपके सो एंड सो फॉर गोल है कि सर अच्छी शादी कर सकूं। हो सकता है ना कि किसी का हो कि सर नहीं मेरे को अपने लाइफ स्टाइल को पूरा ऊपर उठाना है। जीवन में सफल तभी होगा जब आदमी आरजेस बनेगा। हो सकता है सबके माइंड में अलग अलग थॉट, ये तो थॉट प्रोसेस की बात है ना। लेकिन आपने इस गोल को अचीव करने के लिए किस तरह से कार्य अंजाम किए, ये आपके इंटेंशन है। अरे बात समझ में आई। और एग्जांपल दूं, और एग्जांपल दूं।
फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे दो पार्टीज के बीच झगड़ा है, ए और बी के बीच झगड़ा है, ए बी को मारना चाहता है और बी ए को मारना चाहता है। अब ये क्यों मारना चाहते हैं एक दूसरे को, ये क्या है इनका मोटिव, हेतु, बात समझना। लेकिन इस हेतु को, इस मोटिव को अकम्प्लिश करने के लिए वो जो भी इंटेंशन शो करेंगे, जो भी एक्ट करेंगे, जो भी काम करेंगे, जो भी एक्ट उनके द्वारा किए, इसको अरे सर इसको क्या है सर, एक दूसरे को मार देना चाहते हैं लोग, डेड करना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे जो भी ये लोग एक्ट करेंगे वो चीज क्या बताएगा इनका इंटेंशन। जैसे अब इंटेंशन के अंदर बहुत सारी चीज हो सकती है, इंटेंशन के अंदर बहुत सारी चीज हो सकती है। सर उसने प्रिपरेशन करी, हथियार मंगवाए कहीं से, दिस इज ऑल्सो इंटेंशन, हो सकता है ना। या फिर उसका मैनर, तरीका, जेब से बंदूक से, अपने जेब से बंदूक निकाली और 4 राउंड फायर कर दिए। तो इस पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए जो भी एक्ट किए जा रहे हैं वो सब क्या है, अरे वो सब चीजें क्या बन जाती है, वो अल्टीमेटली इंटेंशन बन जाती है। तो इंटेंशन अगर समझनी है तो सिंपल सी बात है, आपका मोटिव है, मोटिव आरजेएस बनना है। लेकिन आरजेएस बनने के पीछे क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप कोचिंग कर रहे हो, क्या आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, क्या आप प्रॉपर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ऑल ऑफ दीज आर इंटेंशन। ठीक है, टेस्ट सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज से याद आया कि अभी अभी टेस्ट सीरीज को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आरजेएस के इंटरव्यूज के बैच चल रहे हैं अभी। ठीक है, ये नवंबर तक ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन फ्री हैं। उसके बाद एपीओ की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है नवंबर फर्स्ट वीक से। नवंबर फर्स्ट वीक से क्या स्टार्ट हो रहा है, एपीओ की टेस्ट सीरीज, और साइमल्टेनियसली आरजेएस की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। फिर मेरे पास कोई काम नहीं है, अभी मेरे पास मॉर्निंग आपका बैच है, दिन में इंटरव्यू के बैचेस चल रहे हैं और शाम को एपीओ है। ठीक है, तो अभी टेस्ट सीरीज को रोक रहे हैं क्योंकि अभी इमीडिएटली आरजेएस नहीं आ रहा है अभी बस, और अपना सब्जेक्ट भी मिड में चल रहा है, तो अभी तक अपना सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, वर्ड्स पे होगा, तो मेरे पास चीजें होगी पूछने के लिए। ठीक है, ये क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, पूछने के लिए चीजें होंगी और मेरे पास भी अभी समझाने का ज्यादा टाइम है अभी आपको। अब आगे सुनिए और समझिए। देखिए मोटिव जो होता है, मोटिव आपको हमेशा मोटिवेट करता है। कहते हैं ना कि क्या चीज मोटिवेट कर रही है आपको आरजेएस बनने से, क्यों आरजेएस बनना चाहते हो तुम, हो सकता है ना पूछे कि क्यों आरजेएस बनना है, दिस योर मोटिव। लेकिन इस मोटिव को अकम्प्लिश करने के लिए आप जो भी एक्ट कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, ये जो भी एक्ट है सब आपकी क्या चीज बता रही है कि डेट यू हैव इंटेंशन, कि आपका आशय है कि आप क्या बने, आरजेएस। समझ में आ गई? डिफरेंसेस नोट कर लेना मतलब, देखिए देखो बात बताता हूं मैं, आईपीसी में, इन आईपीसी देयर इज नो रोल ऑफ मोटिव। आईपीसी में कहीं पे भी मोटिव की बात नहीं करी है। आईपीसी पूरा पढ़ लीजिएगा, इंडियन पिनल कोड जो कि अब बन गया है भारतीय न्याय संहिता, कहीं पे भी मोटिव का जिक्र नहीं है। सब तरफ किसका जिक्र हो रहा है, इंटेंशन का। जैसे कलवेबल होमसाइड मर्डर देखो आप, ही हैज इंटेंशन टू किल बी, ही हैज इंटेंशन टू कॉज सच बॉडी इंजरी विच लाइकली टू कॉज डेथ। आप इंटेंशन या नॉलेज दो की बात कर रहा है एपीसी हर तरफ, इंटेंशन, नॉलेज, नोइंगली, फ्रॉडुलेंटली, ये इन्हीं की बात हो रही है। मतलब अगर आप आईपीसी पढ़ते हैं तो आईपीसी में, इन आईपीसी जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता में एक लाइन और लिख लीजिए, डायग्राम अगर तुमने बना लिया हो तो लिखिए, लिखिए इन आईपीसी देयर इज नो रोल ऑफ, अब इसलिए कि इन बीएनएस, इन बीएनएस, इन बीएनएस देयर इज नो रोल ऑफ मोटिव। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हेतु, हेतु भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हेतु अतार्किक है, हेतु अतार्किक है, हेतु अतार्किक है, सिवाय, सिवाय जहां न्यायालय को, सिवाय जहां न्यायालय को, सिवाय जहां न्यायालय को, सिवाय जहां न्यायालय को,
सिवाय जहां न्यायालय को सजा पर सुनवाई करनी हो, सिवाय जहां न्यायालय को सजा पर सुनवाई करनी हो, सिवाय जहां न्यायालय को सजा पर सुनवाई करनी हो। There is no role of motive except when punishment is to be decided by the court. When punishment is to be decided by the court. When punishment is to be decided by the court. Punishment is to be decided by the court. पैराग्राफ निकल गया। हालांकि 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 भारतीय न्याय संहिता में 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 आशय को एक विशेष स्थान दिया गया है। आशय को एक विशेष स्थान दिया गया है। However, in Indian Penal Code, however in भारतीय न्याय संहिता, the role of intention is very crucial. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मोटिव इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मोटिव इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लिखिए, हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत है। हेतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत है। ठीक है। अरे समझ में आया, नहीं समझ में आया? पैराग्राफ 1, अब पैराग्राफ 1 दोबारा पढ़ लीजिए एक बार, सेक्शन 6 का। तो तुमको कोई समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए मुझे। मैं नोट्स बना रहा था एपीओ के, मार्केट में बेचने के लिए और आप लोगों के लिए भी। वो भी काम अभी रोक दिया है मैंने बीच में। करूंगा मैं संडे को धीरे धीरे करके। आई विल अकम्प्लिश माई एक्ट। उस एक्ट को भी अकम्प्लिश करेंगे। जल्दी से सीपीसी का लेक्चर स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना? जल्दी से सीपीसी का लेक्चर स्टार्ट करूंगा, बस इसको छोड़ूंगा 5 मिनट में। बताइए समझ में आया? चलिए पैराग्राफ नंबर 2 पे आइए और समझिए। 5 मिनट इसको और पढ़ेंगे। देखिए पैराग्राफ नंबर 2 जो है ना, इसी जगह जो पैराग्राफ नंबर 2 है, ये बात करता है किसकी? कंडक्ट की, आचरण की। अब आचरण भी 2 तरह का होता है सर। एक होता है आपका प्रीवियस कंडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती आचरण। एक होता है सब्सिक्वेंट कंडक्ट, पश्चातवर्ती। 2 तरह के आचरण होते हैं सर, पूर्ववर्ती आचरण और पश्चातवर्ती आचरण। प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, दोनों का समझिए क्या होता है। सर मान लीजिए दुश्मनी थी ए और बी में क्या थी सर? एनिमोसिटी थी, ठीक है ना? एक दिन ये दोनों मीटिंग करते हैं कि यार लड़ाई झगड़े से क्या रखा है, अब अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। इनके बीच में एक सी था जो इनसे भी बड़ा डॉन था। एक जैसे होता था ना, पहले हाजी मकबूल के घर चले गए और हाजी मकबूल के जाके 2 बॉम्बे कैन, अरे हाजी मकबूल के घर गए और दोनों अंडरवर्ल्ड के डॉनों ने आके बैठ के शांति कर ले कि ये इलाका मेरा, वो इलाका तेरा, इस टाइप हो गया। तो इन दोनों के बीच में शांति समझौता करवा दिया इन्होंने कि चलो ठीक है, अब झगड़ा वड़ा नहीं करना, तेरा एरिया वो है, तेरा एरिया वो है, अपने अपने एरिया में रहना। इनके बीच समझौता करवा दिया, ठीक है ना? दोनों ने यहाँ पे बढ़िया बिरयानी की, हाथ वाथ मिला के, चलो ठीक है, जैसा हाजी मकबूल भाई सही समझते हैं, ठीक है? टिपिकल बॉम्बे की मूवी जो बनती थी पहले। लेकिन एक दिन क्या होता है सर, बी फोन करता है प्यार से ए को
अरे यार मिल लेते हैं, बहुत दिन हो गए हैं भाई, मिलने आओ। क्या बोलता है सर, भाई मिल लेते हैं, बहुत दिन हो गए मिले नहीं, आ जाओ घर बिरयानी खाएंगे। तो अब इनके बीच में दुश्मनी थोड़ी ना है, लेकिन वो आ जाता है। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रीवियस कंडक्ट, कि पहले बुलाया कैसे, प्यार से बात करके कि आइए बेटा आ जाइए। होता था ना, पापा पहले मारने से पहले खाना वाना खिला देते थे, अरे बेटा आ जा मेरा राजा बच्चा, खाना खा ले, उठा ही बाद में। ये होता है जीवन का चरण, अरे यही तो मजा है जीवन का, ये सब बातें याद आती है। और जिसने घर में मार नहीं खाई ना, उसने अपने बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। जिसने बचपन में कुटाई नहीं खाई पिताजी के हाथों से, ही हैज मिस्ड मेनी मोर थिंग्स इन लाइफ। आप लोगों ने पिटाई खाई है पापा के हाथ से? आपको खाइए? अरे बचपन का पता नहीं मतलब, अच्छा एक बार ही खाइए, एक बार खाने में खाना थोड़ी होता है। तो नहीं, हमने तो खूब खूब कुटाई खाई है। तो दिस इज द प्रीवियस कंडक्ट, जो पहले प्यार से बुलाया, आजा 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 आजा। जैसे वो आया, उसकी गाड़ी में बैठा, एक सुनसान जगह लेके गए, उसका इसका गेम और कर दिया, ठीक है ना भाई, बी ने ए का गेम और कर दिया प्यार से बुला के, ठीक है। और बाद में अगले दिन उसकी लाश को पटक दिया कहीं पे, और अगले दिन उसको जब जब उसको उसका जो भी लास्ट रिट्स हो रही थी उसकी, जो भी उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, उस टाइम वहां पहुंच के दुखी होकर खड़ा हो गया कि बहुत अच्छा आदमी था, ये था वो था। तो दीज ऑल आर द सब्सिक्वेंट कंडक्ट। बात समझ में आ रही है कि पहले कंडक्ट कैसा था और अब कंडक्ट कैसा है? तो आचरण में क्या होता है ना, बदलाव आ जाता है। जैसे मान लीजिए घर में चोरी हुई है, घर में क्या हुई है, चोरी। और चोरी होने के बाद में पूछा पुलिस ने आते ही कि घर में कौन कौन है, कि सर मैं हूँ, मेरी बेटी है, एक वाइफ है, एक नौकर भी है। पुलिस कहेगी ना नौकर का है, तो सर नौकर अभी तो यहीं था, अभी तो उसको मार्केट दूध लेने भेजा है। तो पुलिस से पूछेगा ना कितनी देर हो गई दूध लेने गए, सर हो गया आधा घंटा। कितना टाइम लगता है दूध लेके आने में? कहाँ पे दूध की दुकान? सर ये बगल में ही है, आधा घंटा हो गया। तो फोन फोन करो उसे। अब फोन किया तो फोन आ रहा है स्विच ऑफ। समझ में आई बात? अब क्या आ रहा है, नंबर आ रहे हैं स्विच ऑफ। दिस इज अ सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अरे इस केस में ये तो हुआ था, आरुषि आरुषि वाले केस में सब लोग समझ रहे थे कि हेमराज ने मारा है, क्योंकि हेमराज गायब था ना। पर उसकी लाश 2 दिन बाद छत से मिली है। उसकी लाश कब मिली? 2 दिन बाद छत से। 2 दिन तक पुलिस ढूंढती रही, एक पुलिस की टीम को भेज दिया नेपाल, जहां का वो था हेमराज, जाओ उसको ढूंढ के लाओ, नेपाल जाओ। बात समझ में आ रही है? 2 दिन बाद जब बदबू आने लगी हल्की हल्की, तब पता छत पे लाश पड़ी है। तो सबकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है, उनका ध्यान पूरा सब चीजों पे जाता है। और हर चीज क्या होती है, रिलेवेंट होती है, क्योंकि ये चीजें जुड़ी हुई रहती है किस चीज के साथ, रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इशू के साथ। तो बात समझ में आई? ये सब चीजें कनेक्टेड है रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इशू के साथ में। इज इट ऑल राइट? ये समझ में आया? किसमें? प्रीवियस कंडक्ट में। अरे प्रीवियस कंडक्ट था ना कि कितना प्यार से बन के रहा जीवन भर वो नौकर, आपका विश्वास जीता। आती ना गांव में लुटेरी दुल्हन, सब कुछ लूट के ले गई, तो पहले क्या करती है, आपका विश्वास जीतती है अपने आचरण से, अपने कंडक्ट से। और फिर लुटेरी दुल्हन मौका लगते क्या करेगी, हाथ साफ और सब्सिक्वेंट कंडक्ट कर देगी आपके साथ, फोन स्विच ऑफ कर लेगी, भाग जाएगी। समझ में आई बात? तो पहले विश्वास जीतना भी तो नौकर क्या करता है, विश्वास जीतता है ना। पहले आपने विश्वास जीता कि नहीं नहीं, पहले आपने उसके आजू बाजू 10 20 50 रुपए, मम्मी लोगों की आदत होती है छोटे छोटे जगह 10 10 20 50 रुपए फ्रिज के कवर के नीचे रख के छुपा देना, फिर देखती है कि 2 दिन में कि यही है ना यही है ना, तो ऐसे करके विश्वास जीता जाता है। जैसे चूहे के आगे ट्रैप डालते हैं ना, वैसे ट्रैप होता है एक तरह से, तो घर वाले यूज करते हैं रेगुलरली। तो उस ट्रैप में अगर कोई फॉल नहीं हुआ, तभी तो विश्वास जीता। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको कल हम और डिटेल में समझेंगे, कल हम कंडक्ट कोड जानेंगे।